नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से पूरा विश्व कोरोना नामक महाव्याधि से आतंकित है। पूरी दुनिया मानो उनसे लड़ रही है, जूझ रही है। ऐसे हालात में अपेक्षा है कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। दोस्तों, हिंदी के बहुत ही माने हुए कवि, गज़ल सम्राट की उपाधि प्राप्त करने वाले गज़लकार दुष्यंत कुमार ने अपनी एक गज़ल में कहा है कि हो गए हैं पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि मेरी कोशिश यह है कि सूरत भी बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की पंक्तियों के इन सद्विचारों के साथ पुनः एक बार आपका अभिवादन, आपका स्वागत। इस कॉलेज में आपका ये अंतिम चरण, ये अंतिम पड़ाव तृतीय वर्ष BA सेमेस्टर 5 का। तो इस सेमेस्टर में कुल मिलाकर 7 प्रश्न पत्र आप यहाँ से पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, 7 प्रश्न पत्रों में एक प्रश्न पत्र अनिवार्य इंग्लिश, बाकी 6 प्रश्न पत्र मुख्य विषय हिंदी से संबंधित अध्ययन करेंगे आप। इन 6 प्रश्न पत्रों में जो 2 प्रश्न पत्र है, उन 2 प्रश्न पत्रों को आपको पढ़ाने की जिम्मेवारी जो है वो मेरे जिम्मे पर है। उन 2 प्रश्न पत्रों में एक प्रश्न पत्र है, उसका कोड नेम है CHN 515। टाइटल है हिंदी भाषा एवं व्याकरण। अर्थात इस पूरे प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ इकाइयों को, कुछ पहलुओं को यहाँ हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। ये पूरा प्रश्न पत्र जो है 3 अलग अलग इकाइयों में वर्गीकृत और विभाजित है। उसमें पहली इकाई जो है, उसमें एक जो मुद्दा है वह मुद्दा है भाषा, परिभाषा, स्वरूप एवं लक्षण। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इसी पर विचार प्रस्तुत करने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहली बात, जब भाषा पर बात करते हैं तो हमारे मानस पटल पर एक विचार आता है मनुष्य के आदिम युगीन विकास की गाथा। जैसे हम जानते हैं, या फिर इतिहास भी इस बात का प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में बंदर था, बाद में उनका पूर्ण मानव के रूप में विकास हुआ, और इसी विकास की गतिविधि में से मनुष्य की मानव सभ्यता की अन्य गतिविधियों का आविर्भाव हुआ। जैसे हाव भाव, खान पान आदि। उनमें से एक गतिविधि थी भाषा की, क्योंकि जब भाषा नहीं थी मनुष्य के पास, तब मनुष्य अन्य प्राणियों की भांति बिल्कुल गूंगा था। जैसे ही भाषा का आविष्कार हुआ, भाषा का जन्म हुआ, उसके बाद मनुष्य ने अपने भावों, अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करने की एक अलग प्रकार की प्रणाली का आविष्कार किया। तो इस प्रकार भाषा जो है आदिम युगीन प्रक्रिया का परिणाम हम मान सकते हैं। यहाँ पर इस इकाई के अंतर्गत
पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि भाषा क्या है, भाषा किससे कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर व्युत्पत्ति अर्थ इसका समझने का प्रयास करें तो भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। अर्थात मनुष्य जो भी अपने मुखमंडल से व्यक्त करता है वही व्यक्तवाणी को भाषा कह सकते हैं। हिंदी भाषा के एक व्याकरण शास्त्री नाम है बाबूराम सक्सेना ने भाषा को परिभाषित इस प्रकार किया है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। इस परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक शब्द है यहाँ पर ध्वनि चिन्ह। ध्वनि चिन्ह मतलब वर्णमाला। ध्वनि का तात्पर्य है मुखमंडल से निकलने वाले अलग अलग अक्षर, जिसे हम क ख ग अ आ ई आदि के तौर पर भी पहचानते हैं। तो इन सारे ध्वनियों का या फिर इन ध्वनि चिन्ह के द्वारा जो मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता है उसे बाबूराम जी ने भाषा के रूप में पहचाना है। एक अन्य परिभाषा है कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को आसानी से दूसरे तक पहुंचाते हैं। इस परिभाषा में एक बात यह है कि भाषा एक साधन है। साधन किसके लिए? मनुष्य के लिए, कि एक माध्यम है कि हम मतलब मनुष्य खुद के विचारों को, खुद की भावनाओं को दूसरे इंसानों तक आसानी से संप्रेषित कर सकते हैं। एक अन्य परिभाषा इस प्रकार है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। श्याम सुंदर दास जी ने बहुत ही सार्थक ढंग से इस परिभाषा को सामने रखा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में, किसके लिए? वस्तुओं के विषय में, वस्तुओं के संदर्भ में, वस्तुओं में जटिल या फिर जड़ या फिर चेतन सभी का समावेश हो सकता है। अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान वस्तुओं के संदर्भ में अपनी इच्छा से या फिर अपनी मति मतलब बुद्धि के माध्यम से जो आदान प्रदान करने के लिए जो ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही श्याम सुंदर दास जी ने भाषा नाम दिया है। हिंदी के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही माने हुए भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया है। उसने लिखा है कि भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृशिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं तथा लेखक या कवि या फिर वक्ता अपने अनुभवों, भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा वैयक्तिक, सामाजिक, व्यक्तिगत अस्मिता के संबंध में जानकारी भी देते हैं। भोलानाथ जी ने यह परिभाषा दी है और इस परिभाषा में सभी परिभाषाओं का सार संग्रह छिपा हुआ है, क्योंकि ये परिभाषा भाषा को पूर्ण रूप में परिभाषित करती है। क्या है इसमें कि मानव उच्चारण अवयवों से, मानव उच्चारण अवयवों का मतलब होता है कि मनुष्य के मुखमंडल में उच्चारण करने के जितने भी अवयव होते हैं उसमें से निःसृत, उसमें से निकलने वाली कैसी व्यवस्था? रूढ़ प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचार करते हैं और अपने अनुभवों को,
अपने भावों को, चाहे वो व्यक्तिगत ढंग से, सामाजिक दृष्टिकोण से जानकारी भी देते हैं। इस प्रकार भोलानाथ जी ने यह बात सार्थक ढंग से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर इन सभी विचारों को मद्देनज़र रखते हुए यदि भाषा को हम अपने दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करें तो हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाषा मानव मुख से उच्चरित ध्वनियों का एक ऐसा समूह है जिसमें से कोई ठोस अर्थ फलित होता है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार भाषा की परिभाषा या भाषा के संदर्भ में उभरने वाले सारे सवाल कि भाषा क्या है या फिर भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है, इन सारे सवालों का समाधान यहाँ पर हम इस प्रकार पा सकते हैं। अब भाषा के अभिलक्षण पर विचार करना भी अनिवार्य बनता है, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ लक्षणों के बिना अनजान होती है। लक्षण ही एक ऐसा औजार है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान को पहचान सकते हैं। तो भाषा के भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके माध्यम से हम भाषा को भाषा के तौर पर पहचान सकते हैं। सबसे पहले भाषा का लक्षण है कि भाषा सामाजिक वस्तु है। यह भाषा का सबसे पहला लक्षण है। भाषा समाज में उत्पन्न होने पर समाज में ही विकसित होती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र के एक कहावत के मुताबिक भाषा को भी हम इस विचारधारा के साथ इस प्रकार रख सकते हैं कि भाषा समाज की, समाज के लिए और समाज द्वारा निर्मित होती है। दोस्तों, जन्म होने के बाद एक बच्चा सबसे पहले मातृभाषा के जरिए अपनी माँ से बोलना सीखता है। मातृभाषा के जरिए अपनी माँ से बोलना सीखता है। जैसे मान लीजिए कि माँ अपने बच्चे को खाना देती है, तो वह खाना देते देते वह कहती है कि बेटा मम। अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाने के लिए वह कहती है कि बेटा भू। मान लीजिए कि यदि बच्चे को कुदरती हाजत के लिए जाना है, तब वह माँ कहती है कि बेटा सी। बच्चे को चलना सिखाती है तो वह कहती है पा 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 पगली, पा पगली। तो इस प्रकार एक बच्चा अपने जीवन के प्रारंभिक पाठ जो है अपनी माँ से ही सीखता है, क्योंकि उनका सीधा संबंध जो है अपनी माता के साथ होता है। धीरे धीरे वह बच्चा भाषा के संकेतों को समझने लगता है, किंतु जिस भाषा को वह सिखाती है वह भाषा समाज की संपत्ति थी, जिसे स्वयं उस माता ने अपनी भाषा को अपनी माता से प्राप्त किया था। सामाजिकता मिति से ही बच्चा अपनी मातृभाषा के वैभव को जानता है और समझता भी है। कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि समाज को छोड़कर भाषा की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि भाषा समाज की वस्तु है। दूसरा लक्षण है भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न होता है। दोस्तों, जैसे पर्वत में से निकलने वाली नदी या फिर छोटा सा झरना हो, तो वह नदी अपने उद्गम स्थान से लेकर अपने निर्गम स्थान, अपनी मंजिल तक जाते जाते वह नदी
न तो कभी टूटती है, न तो कभी बिलखती है, न तो कभी रुकती है। ठीक वैसे ही भाषा की कल्पना भी इस नदी के साथ सटीक रूप में हम कर सकते हैं, क्योंकि जब से भाषा का आविर्भाव होता है तब से वह बिना विघ्न के चली आ रही है, और जब तक समाज रहेगा तब तक उसका अस्तित्व बना रहेगा। भाषा के पंथ में थोड़ा बहुत परिवर्तन, थोड़ा बहुत विघ्न अवश्य ही आता है, किंतु उसकी सत्ता को कभी मिटाया नहीं जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाषा का प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता। तीसरे अभिलक्षण की ओर हम रुख करें तो भाषा सर्वव्यापक है। दोस्तों, विश्व की किसी भी भाषा को सीमा में बांधना संभव नहीं है, क्योंकि भाषा का सीधा संबंध जो है सबसे पहले व्यक्ति के साथ है, इसके बाद समाज के साथ है, इसके बाद गांव के साथ है, राष्ट्र के साथ है, प्रांत के साथ है। हम कह सकते हैं कि जहाँ समाज है वहाँ भाषा है। मानव के समस्त क्रियाकलाप भाषा से ही व्याप्त और भाषा से ही परिचालित है। व्यक्ति समाज को जोड़ने वाली यदि कोई कड़ी है तो वह भाषा ही है। दोस्तों, भाषा विशाल फलक पर अपना प्रभाव अमिट रूप में छोड़ जाती है, इसलिए कह सकते हैं कि भाषा सर्वव्यापक है। चौथा लक्षण है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। ये लक्षण बहुत ही मूल्यवान है। दोस्तों, जैसे मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद मनुष्य अपने शारीरिक अंगों को लेकर इस धरती पर अवतरित होता है। शारीरिक अंगों, नख से लेकर शिक तक जितने भी मानवोचित अंग मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं, वे सारे अंग मनुष्य के जन्म के समय दिखाई देते हैं। लेकिन भाषा के संदर्भ में ये बात बिल्कुल खरी नहीं उतरती। जन्म के समय मनुष्य भाषा को लेकर अवतरित नहीं होता है। दोस्तों, मनुष्य पशु और प्राणियों से इसीलिए विशिष्ट एवं विलक्षण है कि वह भाषा सीखता है। पशु में वह शक्ति नहीं होती, जबकि मनुष्य में सीखने की जो एक नैसर्गिक शक्ति होती है, उसी कारण वह भाषा को ठीक ढंग से अर्जित या फिर आत्मसात कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गुजराती बच्चा है जिसकी मातृभाषा गुजराती है। मान लीजिए कि वह बच्चा अंग्रेजी भाषा जानने वाले बच्चों के साथ कुछ दिनों रहने के कारण, उनके संपर्क में आने के कारण अंग्रेजी भाषा ठीक ढंग से अर्जित कर सकता है या सीख सकता है। कुछ समय के बाद वह बच्चा उसी क्षमता से अंग्रेजी भाषा बोलने लगेगा, लिखने लगेगा और समझने लगेगा, जैसे अंग्रेजी बच्चे सीखते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा को अर्जित करने का आशय यही है कि उसे अपने चारों ओर के वातावरण से सीखना आवश्यक बनता है। इसलिए भाषा अर्जित वस्तु है। भाषा सहज और नैसर्गिक क्रिया है। दोस्तों, भाषा की प्रकृति जो है
वह नैसर्गिक है। भाषा मूल रूप से दो प्रकार से सीखी जाती है। एक अनुकरण के माध्यम से और दूसरा बौद्धिक प्रयास के द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा जो है वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। दूसरों के साथ संपर्क में आने के कारण, दूसरों के साथ जीवन जीने के कारण, दूसरा इंसान जैसे भी बोलता है वह व्यक्ति उसको अनुकरणी पद्धति से समझता है और वह भाषा बिना प्रयास के ही वह आत्मसात करने का प्रयास करता है। दूसरा प्रयास है कि बौद्धिक प्रयास के माध्यम से। बौद्धिक प्रयास इन द सेंस कि मुहावरे के माध्यम से, जैसे कि करत करत ते जड़ मति होत सुजान कहावत की भांति लगातार सीखने के कारण अंग्रेजी, रूसी, जापानी आदि जैसी भाषाएं बौद्धिक प्रयास के जरिए ही व्यक्ति आत्मसात करता है। एक दूसरी बात भी इसमें देखने योग्य है कि जो अनुकरणी भाषा है वह बिल्कुल श्रम साध्य नहीं है, अर्थात बिना श्रम के भी वह भाषा हम सीख सकते हैं। जबकि ये जो भाषाएं जो है उसको बार बार प्रयास करना पड़ता है, तब उस भाषा को हम आत्मसात कर सकते हैं। तो इस प्रकार भाषा सहज और नैसर्गिक क्रिया है। एक और विशेषता की ओर हम देखने का प्रयास करते हैं। भाषा सामाजिक दृष्टि से स्तरीय होती है। दोस्तों, कोई भी भाषा एक होने पर भी सामाजिक स्तर भेद के कारण उसमें विभाजन होता है। जैसे सभी हिंदी भाषी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, किंतु उन सब की हिंदी में अवश्य ही कहीं न कहीं अंतर आप देखेंगे। सभी हिंदी भाषा बोलने वाले जितने भी हिंदी भाषी हैं उनकी भाषा में थोड़ा बहुत आप अवश्य ही अंतर पाएंगे। जैसे साहित्यकार और अध्यापक की भाषा परिनिष्ठित ही आपको दिखाई देंगी, जबकि दूसरी ओर देहातों में जो जीने वाले कृषक जो लोग हैं, ग्रामीण लोग या ग्रामीण समाज के लोग, उसकी भाषा देशज होंगी। उसकी भाषा में आप देहातीपन महसूस करेंगे, उसकी भाषा में आप देशज शब्दों का भी प्रयोग पाएंगे। तो इस प्रकार भाषा सामाजिक दृष्टि से उसमें स्तर भेद, यह स्तर भेद शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदि कारणों से भी होता है। जैसे कोई दार्शनिक जिस भाषा का प्रयोग करता है वह भाषा तंबोली नहीं बोल सकता है। एक कवि एक मुशायरे में जो भाषा का इस्तेमाल करता है वह कभी कुली नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार स्तर भेद प्रत्येक भाषा में पाया जाता है। यह स्तर भेद शब्द भंडार, व्याकरण और ध्वनियों के कारण भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार सातवां अभिलक्षण है भाषा परिवर्तनशील है। ये भाषा की बेहद मूल्यवान विशेषता कहे या फिर अति महत्वपूर्ण लक्षण भी हम इसे कह सकते हैं। दोस्तों, संसार में पाई जाने वाली सारी प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। वैसे तो ये सृष्टि ही परिवर्तनशील है, इसमें भाषा भी अपवाद नहीं है। समय, स्थान एवं परिस्थितियों के बदलते क्रम में भाषा में भी थोड़ा बहुत बदलाव अवश्य ही आता है। भाषा में यह बदलाव
ध्वनियों के कारण, शब्दों के कारण, व्याकरण के कारण, अर्थ आदि जैसे अंगों के कारण आता है। जैसे शब्दों में परिवर्तन देखें तो पहले बिंदु शब्द था, आज उसमें परिवर्तन हुआ है और वह शब्द बन गया है बूंद। बिंदु में से बना बूंद। उसी प्रकार एक और शब्द को दृष्टांत के तौर पर देखें तो शाह, उसमें से आज परिवर्तन हो गया और शब्द बना साग। उसी प्रकार मेघ से मेह बना। इन सारे शब्दों में ध्वनियों का परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार अर्थ में भी परिवर्तन कई बार होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि वैदिक भाषा में असुर शब्द का प्रयोग होता था। असुर यह शब्द मूलतः देवताओं के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन बाद में यह शब्द राक्षस जाति का वाचक शब्द बन गया। आज यह शब्द असुरों की हम बात करते हैं तब राक्षस प्रजाति हमारे दिलो दिमाग में उभर कर सामने आती है। तो इस प्रकार भाषा में परिवर्तन आदि जैसे कारणों से कहीं ना कहीं समय के आधार पर दिखाई देता है। एक और विशेषता है अगली कि प्रत्येक भाषा का ढांचा जो है वह स्वतंत्र होता है। संसार में पाई जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं, तकरीबन 3000 से भी अधिक भाषाओं का पूरे विश्व में आविष्कार या प्रचलन है। इन सभी भाषाओं का जो ढांचा है, उसकी संरचना जो है, उसका गठबंधन जो है वह भिन्न भिन्न होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो हिंदी में लिंग की जो संकल्पना है, उस संकल्पना में 2 प्रकार की लिंग है, जबकि गुजराती में 3 प्रकार की लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। जबकि हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही मात्र विधान पाया जाता है। हिंदी भाषा में भूतकाल के कुल 6 भेद पाए जाते हैं, जबकि रूसी भाषा में भूतकाल के केवल 2 ही भेदों का नामोल्लेख पाया जाता है। उसी प्रकार एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँ कि हिंदी में वचन की जो पूरी प्रणाली है, उस प्रणाली के तहत 2 प्रकार के वचन उपलब्ध है, जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के वचन की प्रणाली मौजूद है। इसी प्रकार हिंदी की वाक्य रचना जो बनती है वह कर्ता, कर्म और क्रिया इस प्रकार के सम्मिलित रूप से पूरा वाक्य निर्धारित होता है, जबकि अंग्रेजी भाषा में ये वाक्य रचना के ऐसे कुछ नियम नहीं है। अंग्रेजी की वाक्य रचना कुछ अलग ढंग से बनती है, जैसे कि वहाँ पर कर्ता पहले आता है, उसके बाद में क्रिया का प्रावधान है। कर्म जो है हिंदी में जो बीच में था वह कर्म अंग्रेजी भाषा में अंत में उसका विधान किया गया है। तो इस प्रकार अलग अलग नीति नियमों के तहत, अलग अलग रूल्स के तहत प्रत्येक भाषा का निर्माण होता है और उसका ढांचा भी अलग अलग होता है। एक और विशेषता, भाषा भौगोलिक रूप से स्थानीकृत होती है। दोस्तों, प्रत्येक भाषा अपनी भौगोलिक सीमा में आबद्ध होती है, जिसके आधार पर उस भाषा का व्यवहार परिचालित होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, अर्थात स्थान, समय, प्रांत बदलने पर भाषा में अवश्य ही बदलाव आ जाता है। विश्व की किसी भी भाषा
इस अपवाद से दूर नहीं। अर्थात विश्व की किसी भाषा में भौगोलिक स्थान के आधार पर उसमें परिवर्तन अवश्य ही दिखाई देता है। बोलने के संदर्भ में, उच्चारण करने के संदर्भ में यह बात बिल्कुल खरी उतरती है। तो इस प्रकार भाषा भौगोलिक रूप से स्थानीकृत होती है। भाषा की एक अंतिम विशेषता को हम समझने का प्रयास करेंगे। भाषा अनुकरणीय है। दोस्तों, वैसे तो ये पूरी जिंदगी ही एक अनुकरण का अकाद्य हिस्सा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हम पाते हैं, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से, स्थान से, व्यक्तियों से प्रेरणा प्राप्त करके या फिर अनुकरण प्राप्त करके उसे आत्मसात करते हैं और अपने जीवन को सुदृढ़ और उन्नत बनाने की दिशा में गतवर रहते हैं। तो भाषा के संदर्भ में भी यह बात बिल्कुल खरी उतरती है कि भाषा अनुकरण की वस्तु है। दूसरे लोगों की भाषा के अनुकरण को देखने के बाद भाषा सीखना सरल हो जाता है। कई लोगों की भाषा में ग्रामीण शब्दों का प्राधान्य देखा जाता है, लेकिन शहरी सभ्य लोगों की भाषा का अनुकरण करने से उनकी भाषा में साहित्यिक शब्दों का प्राधान्य अधिक मात्रा में दिखाई देता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इंसान जैसे व्यक्ति के संपर्क में आता है वैसी ही उनकी भाषा बनती है, क्योंकि भाषा अनुकरण के माध्यम से इंसान आत्मसात कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भाषा और भाषा के अभिलक्षणों के संदर्भ में हमने इस प्रकार ये चर्चाओं का जो पूरा दौर है, इस प्रकार तो इस पूरी चर्चा में दो बातें यहाँ पर ध्यान में रखने योग्य है कि एक भाषा क्या है या फिर भाषा किससे कहते हैं। तो भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को संप्रेषित करता है दूसरे इंसानों तक। भाषा के ऐसे कई अभिलक्षण पाए जाते हैं। उन अभिलक्षणों के आधार पर ही भाषा को एक सही, एक सार्थक और एक मूल्यवान भाषा का स्थान देना उचित माना जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।